नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हर चुनाव में कुछ तो नया होता है, कोई नई बात, कोई नया फिनोमेना, कोई नई घटना। तो इस चुनाव में भी कुछ नया हो रहा है और उस नए की बात करूंगा। वो बात है परिवारवादी पार्टियों के नेताओं का चुनाव से पलायन। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं केवल कांग्रेस की बात करने जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी में बहुत से बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। भारतीय राजनीति में कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी इस तरह का बुरा प्रचलन हो, उसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही होती है। तो इसलिए इस मुद्दे की भी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से होगी। कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोच्च नेता हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता हैं, यूपीए तो अब बचा नहीं, हालांकि औपचारिक रूप से उसे ख़त्म भी नहीं किया गया। उसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी। रायबरेली के चुनाव मैदान से वो भाग गई। हालांकि चुनाव सभाएं कर रही हैं, लेकिन कहा गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती। रायबरेली में जब चुनाव लड़ती थी तब भी वो बहुत ज़्यादा चुनावी सभाएं नहीं करती थी। उनके बेटे और उनकी बेटी जो है और उनके बाकी जो उनके सहयोगी हैं, वो लोग चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालते थे। लेकिन इस बार उनको डर था कि रायबरेली से हार जाएंगे। दरअसल मुख्य मुद्दा ये है कि इन परिवारवादी पार्टियों के नेताओं के मन में हार का डर समा गया है। हार के डर से ये चुनाव के मैदान से भाग रहे हैं। तो सोनिया गांधी रायबरेली से भाग गई, अमेठी से राहुल गांधी पहले ही भाग गए। अब अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार घोषित करने की भी हिम्मत कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार नहीं जुटा पा रहा है। वहाँ से राहुल गांधी लड़ेंगे, वहाँ से भी राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि वायनाड से तो वो चुनाव लड़ ही रहे हैं और 26 तारीख को वहाँ मतदान हो जाएगा। उसके बाद स्पष्ट होगा कि वो अमेठी से भी लड़ेंगे या नहीं। रायबरेली का क्या होगा? प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी, नहीं लड़ेंगी, या परिवार का कोई दूसरा सदस्य लड़ेगा, या कोई बाहर का व्यक्ति लड़ेगा? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के पास अभी है नहीं, या है तो अभी देना नहीं चाहते। तो ये परिवारवादी पार्टियों के पतन का एक प्रतीक है। ये सिलसिला शुरू हुआ है इस चुनाव से और ये आगे चलकर बहुत तेज होने वाला है। तो केवल बात गांधी परिवार की नहीं है। गांधी परिवार के लोग जो है चुनाव से भाग रहे हैं। दरअसल भाग रहे हैं दूसरी पार्टियों के में भी, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके भी नेता। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी की, मुख्य चैलेंजर है और विधानसभा में बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं उसके पास, सबसे ज़्यादा वोट है बीजेपी के बाद उसके पास। इसके बावजूद उसके नेता, आप देखिए कि शुरू में ही अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारा। मैनपुरी जो गढ़ रहा है, घर रहा है मुलायम सिंह यादव का। बाई इलेक्शन में वहाँ से डिम्पल यादव जीती थी। उनको लगता है कि मुलायम सिंह यादव के निधन का एक बार फिर उसकी सहानुभूति जो है डिम्पल यादव को मिलेगी और वो जीत जाएंगी। हालांकि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। जो बाई इलेक्शन में हुआ था और जो अब होने वाला है उसमें परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। उस चुनाव में चाचा शिवपाल यादव पूरी तरह से लगे थे। अब चाचा शिवपाल यादव खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मन में नाराज़गी है कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। तो उस नाराज़गी के साथ अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है मैनपुरी में ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। राम गोपाल यादव का बेटा लड़ रहा है, इसलिए राम गोपाल यादव के लिए प्राथमिकता वहाँ है। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं ये किसी को मालूम नहीं है। और जो सहानुभूति थी मुलायम सिंह यादव के निधन की, वो सहानुभूति का मुद्दा अब ख़त्म हो चुका है। जिन जयवीर सिंह को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। तो इस बार जो है डिम्पल यादव के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी पिछली बार थी। धर्मेंद्र यादव भी लगे थे उस चुनाव में। अब धर्मेंद्र यादव खुद जो है आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में परिवार के जो पूरा परिवार जुटा हुआ था उस बाई इलेक्शन में, वो परिवार अब अलग अलग, उसकी ताकत जो है अलग अलग बटी हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। तो डिम्पल यादव के लिए आसान नहीं है। लेकिन अभी तक कन्नौज की सीट से उम्मीदवार अखिलेश यादव ने घोषित नहीं किया है। चर्चा पार्टी के अंदर है कि अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। पहले था कि शायद वो आजमगढ़ से लड़ें, लेकिन आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के नाम की घोषणा हो गई। अब कन्नौज की सीट खाली रखी गई है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ें। मोहम्मद आजम खां चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें। रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है।
तो अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है मुस्लिम यादव का, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी रामपुर उनके लिए जो है मुफीद बैठता था, उनके लिए ठीक था। लेकिन वहाँ से भी चुनाव लड़ने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बदले में उनको आजम खां की दो बातें माननी पड़ी, रामपुर से उम्मीदवार कौन होगा और मुरादाबाद से उम्मीदवार कौन होगा। सबसे बड़ी बात यह हुई, वहां से सिटिंग एमपी का टिकट काटकर आजम खां के उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उनकी करीबी को टिकट दिया गया और अखिलेश यादव इसके लिए मजबूर थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। ये बात भी जो है पार्टी के लोगों को पता है, किस तरह से सिंबल बार बार बदला गया, इनको मिला है उनको मिला है, ये खेल चलता रहा। तो अखिलेश यादव चुनाव से भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। आजमगढ़ से वो पिछली बार सांसद थे, विधानसभा चुनाव के समय इस्तीफा दिया, बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी वो चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत गई। उसके बाद से अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हो रही है। कन्नौज जिसको वो अपना घर मानते हैं, गढ़ मानते हैं, जहां से डिम्पल यादव सांसद रह चुकी हैं, समाजवादी पार्टी का मजबूत जनाधार है, इसके बावजूद अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हो रही है वहां से चुनाव लड़ने की। अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है, मतलब नॉमिनेशन नहीं हुआ ये कहना ठीक नहीं है, अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो ये संभावना बनी हुई है कि शायद आखिरी मौके पर अखिलेश यादव का मन बदले और वो कन्नौज से चुनाव लड़ें। लेकिन पार्टी का सर्वोच्च नेता अगर चुनाव लड़ने से इस तरह से डरेगा तो जाहिर है कि कैडर में किस तरह का संदेश जाएगा वो आप समझ सकते हैं। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश इस बार सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। इस तरह से चुनाव मैदान से भागती हुई पार्टी पहले कभी नज़र नहीं आई थी। मुलायम सिंह के ज़माने में तो कभी नहीं, मुलायम सिंह हारे या जीते लड़ते मजबूती से थे, लेकिन अखिलेश यादव तो मजबूती से लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है अब्दुल्ला परिवार का। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार जो है उसका श्रीनगर में बोलबाला है। श्रीनगर की जो लोकसभा सीट है 1957 से 2019 तक वहाँ से अब्दुल्ला परिवार से 10 बार चुनाव लोग जीत चुके हैं। 6 बार फारूक अब्दुल्ला जीते हैं, 3 बार उमर अब्दुल्ला जीते हैं और 1 बार उमर अब्दुल्ला की दादी बेगम अकबर जहां वहाँ से 1 बार जीत चुकी हैं। तो 10 बार जिस सीट को जीत चुके हैं आज़ादी के बाद से अब तक, 1957 से 1957 से अब तक, उस सीट को उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला जो है पहली बार, ये भी पहली बार हो रहा है कि अब्दुल्ला परिवार का कोई व्यक्ति उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ने गया है। तो वो बारामूला कुपवाड़ा सीट जो नई सीट बनी है उससे चुनाव लड़ने गए हैं। जो परिसीमन हुआ है सीटों का जम्मू कश्मीर में, लोकसभा और विधानसभा सीटों का, उसके बाद से सीटों का भौगोलिक और सामाजिक जो संरचना है वो दोनों बदल चुकी है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उत्तरी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पसार रही है, वो उसमें अपना विस्तार कर रही है, उसको रोकने के लिए मैं उत्तरी कश्मीर में गया हूं, इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि श्रीनगर की सीट से उनको हार का डर था। श्रीनगर से उन्होंने आगा सैयद रुहुल्ला को उतारा है जो पूर्व मंत्री भी हैं और बड़े शिया नेताओं में उनकी गिनती होती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सीट जो है वहाँ अब परिसीमन के बाद वहाँ शिया मतदाताओं की संख्या और बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं शिया नेताओं को अपने साथ जोड़ने की और कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली भी है, लेकिन इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली है कि वो इस सीट को जीत सकें। तो इसलिए उनको मालूम है कि अपनी हैसियत अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ से नहीं लड़ रही है। अपने साथी दल को वहां से चुनाव मैदान में उतारा है। इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला चुनौती दे रहे हैं भाजपा को कि घाटी की तीनों सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार सीधे खड़े करे और अगर जमानत जब्त न हो गई तीनों की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि उत्तरी कश्मीर में यानी बारामूला कुपवाड़ा की जिस सीट से उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं वहाँ से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन उनके सामने खड़े हैं और सज्जाद लोन को जम्मू कश्मीर की जो एक नई पार्टी है अपनी पार्टी, उसके अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का समर्थन हासिल है। इसलिए उमर अब्दुल्ला के लिए राह आसान नहीं है।
सज्जाद लोन को वो बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, बीजेपी की बी टीम बताकर उनका कद या उनका जो है रुतबा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका ज़्यादा असर हो नहीं रहा। असल में जम्मू कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों की पूरी संरचना बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो परिसीमन हुआ है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का, उसमें अलग अलग सीटों से काटकर दूसरे हिस्से किसी और सीट में मिला दिया है। तो पहले जो चरित्र था भौगोलिक और सामाजिक दोनों, और अब दोनों में बड़ा अंतर आ गया है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में पहली बार आरक्षण लागू हो रहा है। तीसरी बात, जो मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ी है इसलिए कि चुनाव आयोग ने तय किया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में रहता है, 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है, पहले जम्मू कश्मीर के बाहर वालों को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब उनको, चाहे वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हों या किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हों या बाहर से आकर अपना यहाँ व्यापार कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों या कोई उद्योग धंधा चला रहे हों, अगर वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो वोटर के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं अपने को। ऐसे 25-30 लाख वोटर बढ़े हैं। ये वोटर किधर जाएंगे, इसका डर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सता रहा है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार बीजेपी पर हमला कर रही है कि सीधे मुकाबले में आइए। जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस टूट चुका है, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। पीडीपी अलग हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी की कोई भी सीट देने से पीडीपी को मना कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो समझौता होना है, जो सीटों का बंटवारा तालमेल होना है, वो उन 3 सीटों पर होना है जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यानी जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर कुल लोकसभा की 6 सीटें होती हैं। जम्मू की 2 सीटें भाजपा जीती और लद्दाख की 1 सीट जीती है। घाटी की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जो बीजेपी जीती है 3 सीटें, उन पर तालमेल होगा। अब जो तालमेल हुआ है वो पीडीपी को बाहर करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की 3 सीटें लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी जम्मू की 2 सीटें और लद्दाख की 1 सीट लड़ रही है। ये तालमेल हुआ है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कितना प्रभावी रह गई है, ख़ासतौर से जम्मू और लद्दाख के रीजन में जहाँ से वो चुनाव लड़ने जा रही है, ये देखने लायक होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा थे। वो लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय पदाधिकारी रह चुके हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका बाहर निकलना, अपनी पार्टी बनाना, वो जाहिर है कि उनकी पार्टी को जो भी 2, 3, 4, 5% जो भी वोट मिलेगा वो ज़्यादातर कांग्रेस का ही वोट होगा। तो कांग्रेस का वोट काटने के लिए जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी मौजूद है, तो कांग्रेस को नुकसान ही होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जम्मू में और लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और घाटी में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करने की स्थिति में नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला का अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागना, जहां से उनका परिवार 10 बार चुनाव लड़ा हो, इस बात का संकेत है कि हार का डर परिवारवादी नेताओं के मन में बैठ चुका है। उनको लग रहा है कि अब उनके लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं है। ये तंज भी कसा जा रहा है उमर अब्दुल्ला पर कि वो सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं। पीडीपी ये आरोप लगा रही है कि उमर अब्दुल्ला भागकर सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। पहली बार उनके परिवार का कोई व्यक्ति उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ये आप सिलसिला देखेंगे तो एक एक करके अगर परिवारवादी पार्टियों में देखेंगे तो या तो चुनाव से भाग रहे हैं या सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। तो परिवारवादी पार्टियों में खलबली मची है। मोदी का डर तो पहले से था, अब चुनाव में हार का डर उन्हें और ज़्यादा डरा रहा है और आने वाले समय में ये डर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। उनके लिए चुनावी राजनीति और कठिन होने वाली है, उसकी डगर और कठिन होने वाली है। और शुरुआत ऊपर से हुई है, जिसको भारतीय राजनीति का प्रथम परिवार कहा जाता था, यानी गांधी नेहरू परिवार, वहाँ से शुरुआत हुई है और ये नीचे तक जाएगी, ये बात आप तय मान लीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।